हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के पॉकेट जीके को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग प्राचीन भारत को लगभग समाप्त कर ही चुके हैं। आज हम लोग भारत के संविधान को का चैप्टर जो है भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें क्राउन बुक का जितना मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है उसको भी इसमें कंप्लीट किया जाएगा। वैसे तो लूसेंट का पूरा पूरा लूसेंट इसमें दिया गया है, लेकिन क्राउन के जो कुछ फैक्ट जो है इसमें नहीं ऐड किया गया है, इसलिए क्राउन बुक का जो है इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। इसको भी हम बता देंगे कि ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। ठीक है, इसमें देखिए भारत में संवैधानिक विकास, भारत में जो संवैधानिक विकास है ये ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो संवैधानिक विकास हुआ है ये दो चरणों में हुआ है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत हुआ है और दूसरा जो हुआ है ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हुआ है उसका काल जो है 1773 से 1858 ईस्वी तक हुआ है ना। अब ब्रिटिश ताज का शासन जो है हुआ के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ है वो हुआ 1858 से 1947 तक। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। मतलब इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्राउन बुक में क्या दिया है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखिए इसमें दिया जो दिया है कि तत्कालीन 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 ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है कि उस समय जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था, जो ये गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर ये एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कर दिया है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। याद रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया मद्रास और बंबई के गवर्नर को। ठीक है, और पहले जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। याद रखना है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे ये प्रथम गवर्नर जनरल जो थे। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल के जो बने थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे और इनके परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक है, क्राउन बुक में दिया है कि इनके परिषद के 4 सदस्य थे। तो कौन कौन है वो देखिए। तो इनके परिषद के 4 सदस्य जो है ये एक तो फिलिप फ्रांसिस हो जाएंगे, मानसन हो जाएंगे, बारवेल हो जाएंगे और क्लेवरिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। एक तो फिलिप फ्रांसिस, फिर मानसन, बारवेल और क्लेवरिंग। ठीक है, पहली बार पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दिया गया था। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो इस एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? एलिजा इम्फे। ठीक है, क्या था? एलिजा इम्फे था। याद रखना है, एलिजा इम्फे था तथा 3 अन्य सदस्य कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर, वो हाइट। ये याद रखना है। ठीक है,
एक तो एलिजा इम्फे थे, 3 अन्य सदस्य कौन था? चैम्बर्स, लिमेंस्टर व हाइट न्यायाधीश थे, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। याद रखना है कि अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ था, ठीक है। याद रखना है लॉर्ड नॉर्थ था। अब दूसरा देखिए, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है? तो 1781, है ना। एक्ट कौन सा एक्ट को कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कहा जाता है, ठीक है। किस एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस एक्ट को कहा जाता है? तो एक्ट 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश संसद बर्क के सुझाव पर ब्रिटिश सांसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो बर्क के द्वारा। कौन? तो ब्रिटिश सांसद था बर्क, उसके द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट को, या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, ठीक है। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई, ठीक है। याद रखना है कि इस एक्ट के द्वारा जो है राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। किसके तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी द्वारा इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट का यही क्या था? उद्देश्य था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, ठीक है। और साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत इसी में हुआ था 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही द्वैध शासन या दोहरे शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। याद रखना है, दोहरे शासन बोलिए चाहे द्वैध शासन बोलिए, ठीक है। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा, ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह प्रदान किया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट में किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ईआईसी कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। वो भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये मतलब सुझाव दिया गया था इस एक्ट में कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या है? तो याद रखना है कि इस एक्ट के माध्यम से ईआईसी कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वो भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य वो कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये मतलब इस एक्ट के तहत। अब आया 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व
पर नियंत्रण का अधिकार, ठीक है। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का जो है भारतीय व्यापार से एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा, ठीक है। ईसाई मिशनरियों को भारत से धर्म प्रचार कार्य की अनुमति दी गई। जितने भी ईसाई मिशनरी थे वो भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति उनको दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी किया गया था। याद रखना है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर कितना, तो 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है 1813 के चार्टर एक्ट जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से पड़ी, ठीक है। 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को कि जो गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया 1833 के अधिनियम के द्वारा। कंपनी के व्यापारी अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया, ठीक है। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1833 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम शब्द का प्रयोग, है ना, याद रखना है, नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम मतलब एक्ट शब्द का प्रयोग 1833 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में, याद रखना है, ठीक है, इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया, ठीक है, की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। आगे देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम क्या हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। याद रखना है कि इसमें दिया है, क्राउन बुक में दिया गया है कि भारत में, ठीक है, 1853 का, ना इसमें दिया गया है कि आपका 1853 है ना। देखिए 1853 का एक्ट जो है ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था, अंतिम, याद रखना है 1853 का जो एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, विधायी परिषद और कार्यकारी ये सब दिया गया है। याद रखना है कि 1853 का एक्ट जो है अंतिम चार्टर एक्ट था, इसमें दिया गया है, ठीक है, क्राउन में। तो ये अंतिम था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद मतलब 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार, है ना, पहली बार विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान, ठीक है। इस मतलब इस चार्टर एक्ट के तहत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इस एक्ट के तहत, है ना, और सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर दिया गया, ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी जो द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू हुआ था 1784 के तहत, उसको समाप्त कर दिया गया 1858 में, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि 1773 में बना था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में जितने भी कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। इसके तहत 1858 में
भारत की सत्ता जो है अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गई। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय, इसमें 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 8 जो है 8 सदस्य 8 सदस्य है ना, भारत परिषद का गठन, ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। 1858 के तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मालिका की उपाधि धारण की थी 1858 के तहत, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय बने, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया है ना, मुगल सम्राट पद जो है समाप्त कर दिया गया 1858 के तहत। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया, ठीक है। अब आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई। कौन सी प्रणाली आरंभ की गई? तो विभागीय प्रणाली आरंभ की गई थी, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई, ठीक है। केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया, ठीक है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषदों में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया, ठीक है। किसको किसको? तो एक तो बनारस के राजा, फिर पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को, ठीक है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, ठीक। अब हुआ 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई, ठीक है। 1865 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? तो गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई, ठीक है। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। 1873 का चार्टर, ठीक है, 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईआईसी को कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। इंपॉर्टेंट हो गया। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जो विदेश में रहते थे भारतीय, उन पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया था 1869 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया, ठीक है। अब हुआ 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। विधानमंडल के सदस्य को
बजट पर वाद-विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भी आपको 1892 के भारत परिषद अधिनियम से दिया गया था, ठीक है? किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, ठीक है? केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता था। मार्ले कौन थे? तो सचिव थे और मिंटो कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। किसके द्वारा? तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की गई, ठीक है। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उस समय, है ना। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की गई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय, एक तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन पिलग्रामी। क्या हो जाएगा? ठीक है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था किसके तहत? तो ये आपके भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। सबसे कम समय तक चला, ठीक है। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मंजूरी दे दी। भारत शासन अधिनियम 1919 इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया, ठीक है। याद रखना है, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, एक तो राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य निर्वाचित, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत। और दूसरा क्या हो जाएगा? केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष कार्यकाल, 145 सदस्य, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। याद रखना है कि राज्य परिषद का जो काल था 5 वर्ष का था। कितने सदस्य? 60 सदस्य थे। राज्य परिषद में कितने सदस्य? 60 सदस्य, 34 निर्वाचित हुए थे और 26 मनोनीत हुए थे। वही वही केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का और 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि महिलाओं को भी मत अधिकार दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। भारत सचिव भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? तो लियोनेल कार्टिस को, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है, ठीक है। मतलब इनकी पुस्तक है डायरकी। डायरकी किसकी पुस्तक है? लियोनेल कार्टिस को। इसी में द्वैध शासन का जिक्र किया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। प्रांत में, है ना, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को
विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। किसके तहत? तो 1919 के मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है, भारत में 1926 व 1945 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव जो है इसी अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक, देख रहे हैं, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान इसमें दिया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार का प्रयोग भी किया गया। ठीक है, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ भी किया गया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, सब 1919 के चेम्स्फोर्ड के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है, इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 से मिला। याद रखना है, 1920 से मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो हस्तांतरित विषय था, दूसरा आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषय में क्या क्या था? तो शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, पुलिस, न्याय प्रशासन एवं भू राजस्व, जितना भी था ये हस्तांतरित विषय हो जाएगा। आरक्षित विषय में क्या आ जाएगा? रक्षा, विदेशी मामला, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि, ये सब आरक्षित विषय था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। किस अधिनियम को? तो ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट को। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। ठीक है, इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्स्फोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। पहले इसमें थोड़ा क्राउन में देख लीजिए क्या दिया है इसके बारे में। सबसे पहले क्राउन देख लेते हैं। इसमें देखिए, 1935 का शासन अधिनियम जो था 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, यह विधेयक जो है, मतलब भारत शासन अधिनियम जो है, ये विधेयक जो है 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित यह अधिनियम, मतलब इसमें प्रस्तावना रहित है ना, प्रस्तावना नहीं है, है ना, ये इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं है। ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, याद रखना है, इसमें कितने भाग हैं? 14 भाग हैं, 10 परिशिष्ट हैं, 321 धाराएं हैं तथा 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है, किसमें? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। याद रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट, बस यही याद रहे कि इसमें 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 321 धाराएं थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो कि प्रस्तावना रहित था। प्रस्तावना रहित मतलब प्रस्तावना नहीं था इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार। वैसे उत्तरदायी सरकार का
शब्द का प्रयोग जो है ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया है, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया गया, ठीक है। और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। वह विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। उसमें भी दिया, इसमें भी दिया था, ठीक है। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। एक तो संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। मतलब इसके द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया था, याद रखना है ना। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन, ठीक है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का गठन भी इस अधिनियम के द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई और यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। यह जो अधिनियम है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन के उपबंध किया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर एक्ट कहा, ठीक है। किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा था। नेहरू ने कहा क्या था? 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजनों रहित गाड़ी के समान है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था? यह एक ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखिए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना मतलब किया गया। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि भारत का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, ठीक है। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति न दे, ठीक है। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा, ठीक है।
इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। याद रखना है कि जो भारत का सम्राट पद था, ये समाप्त कर दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजन किया गया। बंगाल व पंजाब को 2 भागों में विभाजन भी 1947 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, धन्यवाद।